नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, होली का रंगोत्सव प्रारंभ हो चुका है और देखिए आज ही होलिका दहन है कई क्षेत्रों में। कल ग्रहण की बात है, परसों होली मनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है 5 सीटों के लिए। और देखिए, दावा तो यह किया जा रहा है कि सभी 5 सीटें एनडीए की झोली में ही जाएगी। लेकिन एनडीए से उम्मीदवार कौन होंगे, इसे लेकर भारी झोल है। बीजेपी की ओर से स्पष्टता नहीं है और बीजेपी से कई नाम चल रहे हैं। कभी नितिन नवीन का नाम फिर से गूंजा रहा है, पवन सिंह की चर्चा हो जाती है। लेकिन बड़ा फैसला होना है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी ने कहा है कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दें और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा अभी तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने दोहरा संकट है, स्वयं भी राज्यसभा जाना है और बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाना है। तो बीजेपी बीजेपी के दो, देखिए, नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, गुरु प्रकाश पासवान, पवन सिंह, ये तमाम नाम चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, और यह खबर इसलिए कि नीतीश कुमार पहले जैसे तो है नहीं। पहले जैसे होते तो सामाजिक समीकरण समझते हैं, राजनीतिक समीकरण समझते हैं, नाम भले डिकोड न कर पाते लेकिन समीकरणों को डिकोड कर लोग निष्कर्ष तक पहुंच जाते थे। तो रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, इसके अलावा उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, वे कोई वोट बढ़ाने वाले नेता नहीं है। तो रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे होने के कारण तीसरी बार फिर से जा सकते हैं। लेकिन दूसरा कौन? देखिए, मनीष वर्मा का नाम चलता रहा, हर्षवर्धन सिंह का भी नाम सामने आया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार के नाम पर ही मुहर लगती दिख रही है। जितने भी इनर सर्किल के लोग हैं वह कह रहे हैं कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि निशांत को आगे ले आया जाए, चाहे जो लोग कहें। क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कल 1 मार्च को उन्होंने 75 वर्ष की आयु पूरी की है, 76वें वर्ष पे प्रवेश किए हैं। तो निशांत कुमार या फिर स्वयं किसी कदम की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्या यह मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार हो गया है, सक्सेशन प्लान तैयार हो गया है, रिटायरमेंट प्लान तैयार हो गया है, जेडीयू को नया लीडरशिप मिलने जा रहा है। और यदि निशांत जा रहे हैं या स्वयं के बारे में कोई फैसला कर रहे हैं तो फिर हलचल, बहुत बड़ी हलचल शुरू हो जाएगी बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार के बाद कौन। जेडीयू से संभावना कम, बीजेपी से अधिक। तो होली की फगुनाहट में ये खबरें भी आ सकती है यदि निशांत के नाम पर मुहर लगती है। महागठबंधन की बात कर लें तो तेजस्वी यादव अब तक हिम्मत नहीं कर पाए। दिल्ली यात्रा हो गई, लेकिन ओवैसी से बातचीत कंप्लीट नहीं हुई है। ओवैसी की शर्तें जो हैं वह ज्यादा महंगी साबित हो रही है। तो तेजस्वी यादव लड़ते हैं या फिर अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेम गुप्ता दोनों ही पटना आ जा रहे हैं, दोनों लड़ना चाहते हैं। बीच बीच में एनडीए से 5वें उम्मीदवार के रूप में यदि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का मामला एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो भोला शर्मा एरिस्टो फार्मा वाले का नाम भी सामने चला आता है। लेकिन क्या होगा? तो इतनी सारी हलचल है राज्यसभा चुनाव को लेकर। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर के इतनी ज्यादा हलचल या इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि इससे आगे की पॉलिटिक्स डिफाइन होने वाली है। राज्यसभा का चुनाव तो हर 2 साल पर होता है और बड़ी चुपचाप राज्यसभा का चुनाव हो जाता है, कोई हलचल, कोई बड़ी उठापटक, कुछ नहीं ऐसा होता है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीटें खाली हुई तो कैसे एकदम आराम से भारतीय जनता पार्टी ने नाम तय कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्र चले गए। उसके पहले जिसका भी नाम आता था बड़ी सहज तरीके से, नाम ऐसे चौंकाने वाले नाम होते थे। नीतीश कुमार कभी झारखंड से खीरू महतो को बना दिए, कभी कर्नाटक के अनिल हेगड़े को भेज दिए, तो वो हो जाता था, कोई चर्चा नहीं होती थी क्योंकि वो डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता था। बिहार की पॉलिटिक्स का कोई डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता था। इस बार का जो राज्यसभा का चुनाव है वो कई मायने में डिफाइनिंग मोमेंट है। एक तो जेडीयू की पॉलिटिक्स डिफाइन होनी है कि जेडीयू का
जो आपने कहा कि सक्सेशन प्लान नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वाली योजना कैसे आगे बढ़ती है। हम्म, दूसरा, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को भी परिभाषित होना है इसी चुनाव से। बिल्कुल। एक तो पहले जेडीयू की पॉलिटिक्स मतलब डिफाइन होगी, फिर दोनों जदयू और भाजपा के संबंध डिफाइन होंगे, फिर उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके भाजपा के साथ कैसे संबंध होते हैं वो डिफाइन होना है, और अपोजिशन की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़नी है ये डिफाइन होना है। मतलब 4 चीजें डिफाइन होंगी लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये किसी 2-4 व्यक्ति के राज्यसभा चले जाने का मामला भर नहीं है, यह बड़ी हम्म, राजनीति को प्रभावित करने वाला मामला है। अब इन चारों चीजों पर हम लोग अगर सबसे पहले जेडीयू से ही शुरू करें, जी, तो जेडीयू के लिए एक एक जेडीयू के अंदर एक सक्सेशन प्लान की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। बाहर के बिल्कुल। लोग भी कहते रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने पिछली बार कहा था, पिछली बार भी हमको लगता है संभवतः पिछली या उससे पिछली बार उन्होंने नीतीश कुमार के जन्मदिन के समय ही कहा था, शायद जन्मदिन की निशांत बधाई के तो जन्मदिन के दिन, निशांत के निशांत के जन्मदिन, जन्मदिन के दिन। एग्जैक्टली जी, निशांत के जन्मदिन के समय उन्होंने ये सलाह दिया था कि भाई उनको राजनीति में ले आना चाहिए। तो जी, 75 साल जो हमारी सनातन की परंपरा है उसमें सन्यास की उम्र होती है। नीतीश बिल्कुल। कुमार वानप्रस्थ में तो चल ही रहे थे, अब वानप्रस्थ के हम्म, बाद अब उनका सन्यास की अवस्था प्रारंभ हो गई है। तो हम्म, और शारीरिक रूप से उनके स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बहुत फिट नहीं है। और बिहार में इस समय एक बड़े फिट और तेज तरार नेता की जरूरत है, जो जिस तरह से नीतीश कुमार 2005 में शुरू किए थे उस तरह के एक नेता की जरूरत है जो आगे ले जाए बिहार को, जहां जी, से वो छोड़ रहे हैं उनसे बैटन हम्म, पकड़े और आगे ले जाए। तो जेडीयू के नजरिए से अगर देखें तो ये उनका एक डिफाइनिंग मोमेंट होना है। एक बिल्कुल। चर्चा ये भी थी, जैसा आपने कहा कि एक चर्चा ये भी चल रही थी जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे, हालांकि वो सीमांचल में थे, किशनगंज हम्म, उस इलाके में थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगे वो। और ये चर्चा हो बिल्कुल। रही थी कि वो बैठे हैं, हो सकता है वो पटना जाए, हो सकता है नीतीश कुमार से मुलाकात हो, नीतीश कुमार को तैयार किया जाए कि वो राज्यसभा लेकर के चले दिल्ली अपना, और यहाँ की गद्दी, यहाँ का शासन दूसरे किसी के हवाले किया जाए। जो हम्म, आपने एक संकेत किया है कि भाजपा के हवाले, जेडीयू के हवाले तो जाने की संभावना कम है, सबसे हम्म, बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा ले जाए। लेकिन ये प्लान लगता है अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड पर आ गया है, और इसलिए जी, निशांत कुमार के नाम की चर्चा हो रही है। ये भी उसी प्लान का हिस्सा है। ये हो सकता है कि अगर बिल्कुल। निशांत कुमार को सीधे उप मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री तो खैर संभव नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी बना करके लॉन्च करना एक एक बड़ा दाव हो जाएगा। तो जी, उसके लिए हो सकता है कि एक ट्रेनिंग के लिए, एक ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर उनको राज्यसभा भेजा जाए, वो राज्यसभा हम्म, चले जाए, दिल्ली रहे 2-4 महीने, 6 महीने, अभी से 6 महीने का एक समय दिया जा रहा है। मतलब 2 टाइमलाइन दी जा रही है ज्ञानेश्वर जी, एक अगस्त की और एक अगले साल मार्च की। तो एक बिल्कुल। 6 आपको महीने याद की और होगा अजीत जी, आपको याद होगा अमित शाह ने जेडीयू के कई बड़े नेताओं से कुछ महीने पहले मुलाकात की थी दिल्ली में, और उसमें भी कहा गया था कि नीतीश हाँ, कुमार को अपना फ्यूचर प्लान बिल्कुल, तैयार करने के लिए कह बिल्कुल, दीजिए, जो बिल्कुल। उनकी इच्छा होगी वही मान लेंगे, हुँ, लेकिन प्लान तैयार करने को कहिए। तो अब बिल्कुल, उसी बिल्कुल। दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। अब वो फ्रंट से खेलना चाहती है, बिहार में कैप्टन बनना चाहती है। बिल्कुल, बिल्कुल बीजेपी बनना चाहती है, और उसको इस बार क्या चुनाव नतीजों ने इस उसको एक आधार भी दे दिया, चूँकि वो सबसे बड़ी जी, पार्टी हो गई भारतीय हम्म, जनता पार्टी बिहार की विधानसभा की। चुनाव के बाद कभी इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था कि सीधे चुनाव के नतीजे आए और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो। पिछली बिल्कुल। विधानसभा में बन गई थी इधर-उधर जोड़-तोड़ करके, और लेकिन ऐसा नहीं था कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो एक हम्म, आधार भी मिल गया है, और वो जो कहा गया था उस समय कि सक्सेशन प्लान तैयार करने को कहिए, अपना उत्तराधिकारी तय करने को कहा जाए नीतीश कुमार को, तो वो कहा भी गया था। लेकिन नीतीश बिल्कुल। कुमार उस समय भी, हम लोगों ने चर्चा की थी, उन्होंने मना कर दिया था उस समय। निशांत कुमार की एंट्री अगर उस समय हो गई रहती, पार्टी में कोई आज पद वो अगर संभाल रहे होते, आज राज्यसभा जाते, तो एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस में ये चीज लगती। और अब जी, नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को भेजते हैं तो उनके ऊपर वंशवाद का आरोप लगाने वाला कोई नहीं होगा, मतलब ये कोई बात नहीं होगी, ये बात नहीं उठेगी, क्योंकि अब तो पिता, अब उनके रिटायर होने का समय आ गया है, इसलिए हम्म, वो आकर के संभालेंगे निशांत, तो वो इशू नहीं बनेगा बिहार में। और वो इशू बनाता भी कौन, तेजस्वी यादव की तरफ से तो बनाया नहीं जा सकता, फिर तो उनके खुद की बात उठ जाएगी, अपने आप उठ जाएगी। बीजेपी बिल्कुल। बनाती रही है तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं है। तो ये हम्म, संभव है, जो 6-6 महीने के 2 प्लान हैं, कि 6 महीना अभी अगर अगस्त में चेंज हो जाए, जो अगस्त में हर बार होता है, जुलाई अगस्त में बिहार में बड़े उलटफेर शुरू होते हैं, या फिर अगले साल मार्च में हो जाए, बिहार उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद हो जाए, ये 2 टाइमलाइन है। तो उसके जी, हिसाब से अगर निशांत कुमार राज्यसभा चले जाते हैं, तो वहां से वो आ जाए, जो जिस टोटके की बात हम लोग पिछली बार कर रहे थे कि वहां से आते हैं लोग, मुख्यमंत्री बनते हैं लोग, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन दिल्ली आकर के 6-8 महीने की उनका प्रशिक्षण हो जाए, राजनीति उनका एक एक्सपोजर हो जाए, फिर वो चले हम्म, जाए बिहार की राजनीति में,
और अदला बदली हो जाए उनकी और नीतीश कुमार के सीट की। नीतीश जी कुमार जो एमएलसी हैं वो राज्यसभा बन जाए और निशांत कुमार जो राज्यसभा रहेंगे वो एमएलसी बन जाए। तो ये हम्म एक प्लान है, क्या होगा ये हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब कुछ घंटों की बात है, मतलब अब दिन की भी बात नहीं है, कुछ घंटों की बात है, चीजें तय होने वाली है चंद घंटों बिल्कुल में। लेकिन ये स्थिति है कि ये एक प्लान का हिस्सा है और ये बीजेपी की हम्म प्लान का हिस्सा, बीजेपी का मतलब जेडीयू में कोई इतना सीरियसली नहीं सोच रहा था। ज्ञानेश्वर जी देखिए, जो एक हाथी के दांत है दो, जो सब जी आदमी देखता है, सब आदमी को दिख रहा है कि मतलब ये माना जाता है कि ये जेडीयू का सब का नेतृत्व है ये, लेकिन हम्म उनके हाथ में सारे फैसले नहीं है। बिल्कुल उनके हाथ में, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन हम्म उनके हाथ में सारे फैसले नहीं है। हाथी के चबाने वाले दांत अंदर है और हम्म वो जो लोग हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक अड़े मार्ग से निकले, चाहे जो हो देखिए जाए। प्लान का हिस्सा ये भी है कि व्यवस्था ऐसी की जानी है कि एक अन्य मार्ग बना रहे। देखिए हम्म, निशांत कुमार राज्यसभा जाते हैं, लौट कर आते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तभी भी एक अन्य मार्ग बना रह सकता है। और जहां बिल्कुल। सम्राट चौधरी रह रहे हैं, यदि उसको सम्राट सीएम चौधरी आवास, बन जाते हैं या कोई और बन जाता है तो वो मुख्यमंत्री निवास बन जाएगा, वह भी उतना ही बड़ा बंगला है, सुविधाएं बिल्कुल। बढ़ा दी जाएगी। और देखिए निशांत के नाम के आगे आने से सबसे ज्यादा कोई मायूस हो रहे होंगे तो वे हैं मनीष वर्मा, क्योंकि हम्म, मनीष वर्मा हर वक्त पहुंचते पहुंचते ठहर जाते हैं, उन्हें ठहरा दिया जाता है, सारी शक्तियां एक हो जाती है और परिणाम क्या आता है। बिल्कुल। तो ये जो वो ये निश्चित रूप से हो सकता है कि किसी दूसरे बंगले को सीएम आवास डेजिग्नेट कर दें और वहां जी रहने लगे, या ममता बनर्जी जैसे भी मुख्यमंत्री हुए जो अपना कालीघाट में जो भाई का घर है वहीं रह गई मुख्यमंत्री होने के बाद। 15 साल है तो बिल्कुल 15 साल से मुख्यमंत्री वहीं रह गई। आवास हम्म महत्वपूर्ण नहीं होता है मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय महत्वपूर्ण होता है। तो अभी प्रधानमंत्री का भी आवास बदल रहा है, तो मुख्यमंत्री का जी आवास बदल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक अणे मार्ग न छोड़ना पड़े। एक बड़ा वर्ग ये चाहता है हम्म और ये हो बिल्कुल सकता है कि निशांत कुमार को लाने के पीछे की राजनीति जो है वो धीरे धीरे परतें खुलेंगी, क्योंकि अगर 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 वो जो वर्ग है जो एक अन्य मार्ग में है और वहां संभालता है, उस कोटरी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं मनीष वर्मा, जी तो क्या पता हम्म ये आगे की उनकी राजनीति के लिए वो निशांत के साथ मिल करके वो आगे की राजनीति करें, जिस तरह से उनके पिता के साथ आरसीपी सिंह ने की, उस तरह निशांत के साथ मनीष वर्मा करें। आगे क्या होगा वो देखने बिल्कुल वाली बात बिल्कुल। है, और लेकिन देखिए अभी नहीं याद जाने। कीजिए अजीत जी, याद कीजिए जिस कॉम्बो पैक की बात हो रही थी एंट्री की, हम्म, जिसे रोका गया कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, पवन वर्मा, उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह, कहा यह जा रहा था ना कि निशांत को यदि आगे लाना है तो उसके सबसे अच्छे पॉलिटिकल गुरु और मेंटर जो है वह प्रशांत किशोर हो प्रशांत सकते हैं। किशोर हो सकता है। हाँ हाँ। तो लेकिन इस कोशिश को रोक दिया गया और प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन वहां भी नोटिस करना होगा प्रशांत किशोर अभी बहुत हमलावर नहीं है, नहीं लेकिन है। प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह की एंट्री अभी जो मौजूद शक्तियां हैं वह जेडीयू में नहीं होने देगी, यह बात भी तय है। बिल्कुल, और दोनों नहीं चाहेंगे, दोनों शक्तियां, हम जी दो देख रहे हैं, जो बाहर जो लोग हैं दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, बड़े लोग हैं जो एक हम्म अणे मार्ग की राजनीति करते हैं, राजमहल में रहते हैं, राजमहल हम्म, की जो सारी चीजें हैं वो संभालते हैं, वो कोई नहीं चाहेगा कि एक नया प्लेयर, ऐसा प्लेयर आ जाए जिसके सामने कोई कुछ बोल ना सकता हो। तो ये बिल्कुल लोग नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा हो। लेकिन ये एक हम्म निश्चित रूप से सक्सेशन प्लान का हिस्सा है और एक होता है, अगर निशांत कुमार जाते हैं ट्रू सेंस में एक जेडीयू की पॉलिटिक्स होगी कि एक रामनाथ ठाकुर अति पिछड़े समाज से और दूसरा लौकुश समाज से निशांत कुमार स्वयं मुख्यमंत्री के बेटे जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक दिशा स्पष्ट हो जाएगी। जो पहला हमने कहा कि जी चार चीजों के लिहाज से जो डिफाइनिंग मोमेंट है, उसमें एक ये डिफाइनिंग मोमेंट हो जाएगा जेडीयू की पॉलिटिक्स का। ये जी तय हो जाएगा, जो हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि कोई कुर्मी ही संभालेगा और नीतीश कुमार के बेटे नहीं, सब बेटे ही संभालेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो एक डिफाइनिंग मोमेंट यहां समाप्त होता है। जी दूसरा मोमेंट बीजेपी और जेडीयू के संबंधों का है हम्म कि इस फैसले से, राज्यसभा की अभी की सीट के फैसले से दोनों पार्टियों के संबंधों को भी की भी व्याख्या होगी। भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी चाह रही है कि अभी ये चीजें तय हो जाएं कि अब कमान भाजपा संभालेगी। हम्म देखिए ये वक्त की बात है, ये भी वक्त की बात है, दिन महीनों की बात है। नीतीश कुमार बहुत जी ज्यादा दिन जिस हालत में है उस हालत में रह के सरकार नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हम्म सरकार को लेकर के बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के बिल्कुल कामकाज को लेकर के बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आपने तो लगातार जिस तरह से बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर के लिखा है, उसमें एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व की बिहार को जरूरत है। नीतीश कुमार उसको जी नहीं संभाल पा रहे हैं। जो आर्थिक हम्म संकट एकदम जो आर्थिक संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं, लगातार घने होते जा रहे हैं बिहार के ऊपर, वो अब हम्म अब उनसे नहीं संभाला जाएगा।
तो उस समय बीजेपी को कमान संभालनी है, बीजेपी का नेता कमान संभालेगा तो जो डबल इंजन की सरकार है उसका ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा, ये एक धारणा बनाई जा रही है। और इस जी धारणा के तहत ही दोनों पार्टियों के संबंध डिफाइन होंगे। भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही है काफी हद तक कि हम लोग पिछले 30 साल से ज्यादा समय से नीतीश कुमार को लेकर के आगे चलते रहे और आज भी हम उनके साथ उनके नेतृत्व में चलने को तैयार थे, लेकिन अब वो स्वयं ही नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है। तो अब तो बिल्कुल कम से कम हमारी दावेदारी को स्वीकार किया जाए, ये भारतीय जी जनता पार्टी का कहना है। और ये बड़ा लॉजिकल है उनका कहना कि अब वो संभाले, इतने दिनों तक उन्होंने भारतीय नीतीश कुमार को मौका दिया। तो अब ये चीज तय हो जाएगी, अगर अगर निशांत कुमार आ जाते हैं राज्यसभा के लिए, चले जाते हैं या नहीं भी आते हैं, तब भी दोनों ही स्थितियों में ये बिल्कुल बीजेपी के साथ एक सहमति बन जाएगी सक्सेशन प्लान को लेकर के कि अगस्त में या अगले साल मार्च में या कभी भी, कब होता है कि ये चेंज हो जाए। और उस बिल्कुल चेंज में निशांत कुमार एक मेजर फैक्टर होंगे। एक चीज डिफाइन हुई है, उसी से दूसरी चीज डिफाइन हो रही है कि निशांत कुमार को ले आया जाएगा। जो फॉर्मूला अभी है सेम फॉर्मूला रहेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का और 2 उप मुख्यमंत्री जनता दल यू के, जी जिसमें एक उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे और एक दूसरा अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसा फॉर्मूला अभी फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले बिल्कुल पर फिर बदल जाए और चीजें सब स्मूथ तरीके से चलती रहे, ये स्थिति चलती रहेगी। चर्चा यहां तक हुई ज्ञानेश्वर जी दिल्ली में कि कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि हम लगभग पूरी पार्टी ही शिफ्ट करा देंगे आपकी तरफ। तो ये अभी तीसरे लाइन पर हम आ रहे, तीसरे जो डिफाइनिंग मोमेंट है उस पर आने के पहले हमने इसको खोला इसलिए, मतलब ताकि चर्चा थोड़ी और आगे बढ़े कि वो जी उन्होंने कहा उन लोगों ने कि पूरी पार्टी ही आ जाएगी। भाई जेडीयू को क्या, जेडीयू का तो कोई संभालने वाला रहेगा नहीं जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। जब नीतीश कुमार बिल्कुल घर बैठ जाएंगे, पूरी तरह से अशक्त हो जाएंगे, जो शारीरिक स्थिति है उनकी, तो कौन संभालेगा? तो फिर बीजेपी ही संभाले जेडीयू को भी। इस तरह की जी चर्चा कई दूसरी पार्टियों के बारे में भी हुई, बीजू जनता दल के बारे में हुई या फिर शिवसेना के बारे में हुई, ऐसी कई चर्चा हुई। बसपा के बारे में भी हो रही थी चर्चा, तो बसपा ने तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी तरह से बिल्कुल अगर नीतीश कुमार समय रहते अपना पहले कर देना चाहिए था उनको, अगर उत्तराधिकारी वो घोषित कर देते तो ये चर्चा नहीं होती। तो हमको लग रहा है कि शिफ्टिंग वाली बात नहीं हो पाएगी, पूरी पार्टी शिफ्ट कर जाए या पार्टी का मेजर पार्ट शिफ्ट कर जाए, ये नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल पार्टियां बनी रहेंगी और जेडीयू के साथ वही संबंध रहेगा बीजेपी का जो अभी दोनों का संबंध है, उसी संबंध जी में चलते रहेंगे। डिफाइन होगा चुनाव के बाद, अगर चुनाव में फिर दोनों का परफॉर्मेंस एक जैसा रहता अगले चुनाव तक, तब तक तो गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, तब देखेंगे हम लोग। शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा और उस फॉर्मूले के हिसाब से चलेगा। टाइमिंग की बात है, वक्त की बात है, वो भी हम लोग जब उसका समय आएगा तो बताएंगे। तीसरा बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट इस पूरे मामले में राज्यसभा के चुनाव से वो है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ संबंध कैसा रहेगा जेडीयू और बीजेपी का। बिल्कुल गठबंधन की सहयोगी पार्टियों को थोड़ा इसको और बड़ा कर दे तो ये होगा कि जी गठबंधन की छोटी पार्टियों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ इसको भी जोड़ लेंगे हम लोग चर्चा में कि क्या चिराग पासवान जो 19 विधायक हैं उनके पास, क्या 5वीं सीट के लिए वह त्याग करने को तैयार हो गए हैं? क्योंकि जेडीयू के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा, जब हमने 5वीं सीट के बारे में टटोलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा 5वीं सीट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, 5वीं सीट के बारे में हमसे कोई बातचीत भी नहीं होती है, 5वीं सीट का फैसला बीजेपी और चिराग पासवान को करना है। चिराग पासवान कल पटना में थे, अपने विधायकों के साथ मीटिंग की थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, इसको एक एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के एग्जांपल से। महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट खाली हो रही है, 7, जिसमें 6 मिल जाएगी महायुति को, जो बीजेपी का गठबंधन है उसको। और अपोजिशन में 20 सीटें, 288 का हाउस है, उसमें 20 विधायक उद्धव ठाकरे के हैं, 16 विधायक कांग्रेस के हैं और 10 विधायक शरद पवार के हैं। मतलब 46 विधायक हैं अपोजिशन के और 2 छोटी पार्टियों का समर्थन, 48 विधायक है। और एक सीट जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 36 वोट और 48 उनके पास है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 7 सीट लड़ेंगे, 7 उम्मीदवार देंगे महाराष्ट्र में। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको अंदाजा है कि शरद पवार के 10 वोट जो हैं वो मिल सकते हैं उनको। मर्जर की बात हो रही है तो एनसीपी के आदमी को मिल सकते हैं 10 वोट। तो इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है कि जहां उसके कोई चांस नहीं है, जहां अपोजिशन के पास मतलब 36 चाहिए और 48 हैं, वहां भी एक कैंडिडेट दे रही है। तो ये तो मान ही नहीं सकते हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी जहां 3 वोट की जरूरत है बिहार में, वहां सीट छोड़ देगी। सीट तो भारतीय जनता पार्टी को लेनी है, वो तो तय है कि सीट वहां जाए और ज्यादा चांस है कि जीतेगा भी एनडीए का ही उम्मीदवार। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं या नहीं देते हैं? देखिए उपेंद्र कुशवाहा को
नई पार्टी बनाने और पार्टी मर्ज कर देने का बड़ा अनुभव है। उनको पार्टी बनाते हैं, फिर पार्टी मर्ज कर देते हैं, फिर नई पार्टी बना लेते हैं। इसको इसको अपने अपने बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन या बहुत स्ट्रांग वोट का जो बेस है, उसका मिसयूज भी हम लोग कह सकते हैं। वो बार बार जो करते हैं, इससे जनता में कंफ्यूजन होता है, उन्हीं के सपोर्टर्स के बीच कंफ्यूजन होता है। ये तो फिर भी उनके प्रति सद्भाव है, या उनका जो आपने अपने एक पोस्ट में जो लिखा था कि जिस तरह के पॉलिटिकल डीएनए वाले वो व्यक्ति हैं कि वो फिर से संभाल ले जाते हैं, फिर से नई पार्टी खड़ी करके और उसको चला ले जाते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है इस बात का, लेकिन उनको एक ठोस जगह चाहिए होगी। उनकी पार्टी ऐसी पार्टी है, वो ऐसे जोखिम वाले जोन में आते हैं। उनके देखिए, हम इसको समझाना चाहे इसलिए रहे हैं क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई जब रामविलास पासवान की पार्टी चल गई, जीतन राम मांझी की पार्टी चल गई, तो इनकी क्यों नहीं चलेगी? उन दोनों की एक्सक्लूसिव पार्टी है, एक्सक्लूसिव पार्टी है। पहले पासवान वोट बेस वाली पार्टी बनाने वाले पहले व्यक्ति रामविलास पासवान थे, या मांझी मुसहर जाति की एक पार्टी होगी, उसके पहले व्यक्ति थे ऐसा सोचने वाले जीतन राम मांझी। लौकुश समीकरण का या कोयरी कुर्मी का या सिर्फ कोयरी की एक पार्टी हो, ऐसा सोचने वाले पहले व्यक्ति नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। उसकी राजनीति ऑलरेडी हो रही थी। नीतीश कुमार ने उसकी राजनीति की थी, नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी ने उसकी राजनीति की थी। नागमणि उस राजनीति के एक खिलाड़ी थे, पहले से ऑलरेडी वो एक प्लेयर थे वहां। उसमें आए, उस स्पेस में आए जिस स्पेस में जेडीयू भी पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है और दूसरे प्लेयर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वहां सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। भारतीय जनता पार्टी में अगर वो जाते हैं तो एक मजबूत आधार उनका वहां बन जाएगा। इसके पहले वो जेडीयू में जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी एक नेता की तलाश कर रही है, एक क्या कई नेताओं की तलाश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की जगह बहुत है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत जगह है वहां जाने का। तो लेकिन मुझे याद है अजीत जी कि जब वह जेडीयू से अलग हो रहे थे और आरएलएम बना रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि देखिए, मैं समाजवादी हूं, समाजवाद में विश्वास रखता हूं, मैं किसी पार्टी से, विशेषकर बीजेपी से अलायंस कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी की सदस्यता नहीं ले सकता हूं। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, दिल्ली गए हैं, यह बड़ी बात है। हाँ, वो देखिए, हमने कहा कि हम समझा रहे थे बैकग्राउंड, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ऐसा करना बड़ी चीज नहीं है। वो पार्टी बनाते रहे हैं, मर्ज करते रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म वो फ्यूचर देख रहे हैं, अब तो अपना क्या फ्यूचर देख रहे हैं, अब तो बेटे का फ्यूचर देख रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरह से जब शकुनी चौधरी को लग गया, शकुनी चौधरी बहुत फारसाइटेड व्यक्ति थे, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, उनको लग गया कि इस लालू यादव और नीतीश कुमार के राज के झगड़े में उनके लिए जगह नहीं बनेगी, तो उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बेटे सम्राट चौधरी को राजनीति में लॉन्च करके अपने उत्तराधिकारी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। तो आज सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता है बिहार में। भाई नीतीश कुमार को छोड़ दो, सबसे बड़े नेता है सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में। तो ये जगह बनी, और इसमें 24-25 साल लगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन में बन गया। तो अब मिड 60s में है, अपने उसमें 66 साल के करीब, 65-66 या जो भी है, मिड 60s में है उपेंद्र कुशवाहा भी। अब उनके लिए भी कोई बहुत गुंजाइश इस पॉलिटिक्स में नहीं दिख रही है कि वो आगे अब एक और राज्यसभा चले जाए, केंद्र में मंत्री हो जाए। अभी अगर वो अपने बेटे को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीति में, उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जिस मुकाम तक सम्राट चौधरी आए हैं, या इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स कर रहा है, जो खुद नहीं कर सके वो बेटे में देख रहे हैं कि कर सके, तो उनको एक जगह, एक या ठिकाना चाहिए होगा, एक ऐसा ठिकाना जहां से वो अपने बेटे को बहुत ऊंचाई तक ले जा सके, लॉन्च कर सके। अपनी पार्टी से नहीं कर सकते। देखिए, अपनी पार्टी से 2 MP, 3 MLA या 4 MLA, इससे बात नहीं बनी है। 234 की विधानसभा है बिहार की, इससे बात नहीं बनी। झारखंड होता तो तब भी फिर हम लोग कुछ सोचते। तो ये उनको एक डिसीजन लेने, कॉन्शियस डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन है बड़ा, जो उनको और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर के फैसला करना। देखिए, उनका पूरा परिवार ही राजनीतिक है। उनकी पत्नी भी MLA है, बेटा मंत्री है, खुद ही राज्यसभा में है, बहू भी सक्रिय रूप से राजनीति में रहती हैं। उनको चुनाव के समय हम लोगों ने देखा ही था। तो पूरा परिवार राजनीतिक, हर आदमी मिल करके अपना फैसला करेगा कि उनको क्या करना है। लेकिन ये भी एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। अगर उनको राज्यसभा नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी की, आप मर्ज नहीं करिएगा तो हम नहीं देंगे, तो एक इसका बड़ा राजनीतिक असर होगा। खासतौर से शाहबाद के इलाके में उनका वोट आधार जो है, उसके इलाके में बहुत असर होगा उसका भी। और अगर मर्ज करके और राज्यसभा चले जाते हैं तो उसका बड़ा असर होगा उनकी अपनी राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए भी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े कुशवाहा नेता के आने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि वहां भी कंपटीशन बढ़ेगा, किस तरह से राजनीति बदलेगी। तो वो एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होगा उनका, जो भी फैसला होगा। अगर नहीं मर्ज करते हैं और राज्यसभा नहीं जाते हैं, तब भी एक बड़ा असर करने वाला घटनाक्रम होगा ये।
और अगर पार्टी मर्ज कर देते हैं तब राज्यसभा जाते हैं तब भी बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा ये, उनके लिए भी, उनके बेटे की राजनीति के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए। तो ये इन जी। तीन जो निशान, जेडीयू, भाजपा और जेडीयू और उपेंद्र हम्म। कुशवाहा और अब पूरी भाजपा, ये तीन पहलू थे जो हम एनडीए के अंदर देख रहे थे। नहीं, भाजपा की ओर भी ध्यान देना है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि भाजपा से पवन सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। हमने कहा है गुरु प्रकाश पासवान, यदि रामनाथ ठाकुर जा रहे हैं, निशान जा रहे हैं या मनीष वर्मा जा रहे हैं, तो कोई ना कोई संबंध जाएगा भाजपा से, यह बात बिल्कुल, पक्की है। बिल्कुल। और राजपूत की दावेदारी बनती है, क्योंकि कोई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं है। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू कोटे से राजपूत ही हैं, तो पवन सिंह जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, पवन सिंह नहीं जाते। ये बड़ा ही उलझा हुआ समीकरण है। और नितिन नवीन की चर्चा फिर से होने लगी है, फिर ऋतुराज सिन्हा की बातें हो रही है। तो बीजेपी चौंकाने वाला फैसला करती है। हम लोग कहते ही है कि क्रैक नहीं किया जा सकता है। विनोद तावड़े के लोग नाम बिल्कुल। ले रहे हैं, तो बीजेपी की ओर भी 2 मिनट, उसके बाद हम लोग हाँ, आते हैं नहीं, महागठबंधन। देखिए देखिए, विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा होती रही। हम लोगों ने देखा ही था जब धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे, चुनाव हार गए थे उड़ीसा में, और धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे तो बिहार से राज्यसभा गए ही, बिहार के प्रभारी थे राज्यसभा गए, तो विनोद तावड़े का नाम चल रहा है। प्रभारियों का नाम आमतौर पर चलता है, हर पार्टी में चलता है। जो जिस पार्टी का प्रभारी जिस राज्य में होता है वहां संभावना होती है तो चलता ही है। महाराष्ट्र की रजनी पाटिल वहां की प्रभारी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की, तो उनका नाम हिमाचल प्रदेश से चल रहा है। तो वैसे विनोद तावड़े का भी नाम चल रहा है, ऋतुराज सिन्हा का भी नाम चल रहा है। ये भी चर्चा थी शुरू के दिनों में, अब तो वो चर्चा हम नहीं सुने कि संजय मयूख को ही राज्यसभा ले आया जाए हाँ, और संजय उनकी मयूख के एमएलसी की नाम की सीट भी खाली चर्चा हो। है, बिल्कुल, क्योंकि उनका तो एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। खत्म हो रहा है, हाँ, तो एमएलसी जी। किसी और को बना दिया जाए और वो राज्यसभा में आए, क्योंकि जो मीडिया विभाग के प्रभारी हैं अनिल अनिल जी। बलूनी, वो एमपी हैं, लोकसभा से पहले राज्यसभा से थे, वो एमपी हैं वो। तो सह हम्म। प्रभारी भी एमपी में, जब दिल्ली में ही रहना है तो एमपी रहे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बिल्कुल। बेहतर है। तो उनके नाम की भी चर्चा है, नितिन नवीन के नाम की भी चर्चा है, तो ये गुरु प्रकाश पासवान के नाम की चर्चा है। तो अगर दलित और कायस्थ भेजते हैं या दलित और राजपूत भेजते हैं या कायस्थ और राजपूत भेजते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। और अगर ऐसा होता है कि दो जेडीयू से पिछड़ा और अति पिछड़ा जाता है तो पांचवी सीट किसी पिछड़े नेता को जाएगी, इसकी संभावना हो सकती है अगर बीजेपी अपना सवाल भेजती है तब। ये बीजेपी बाकी 3 सीटों का फैसला करेगी ज्ञानेश्वर जी। जेडीयू को उसने छोड़ा हुआ है कि 2 सीटें जेडीयू तय करे, बाकी 3 सीटें बीजेपी फैसला करेगी। अपनी पार्टी की बिल्कुल। तरफ से तो उसके हार्डकोर अपने जो नेता हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, वो जाएंगे, और 5वीं सीट पर अगर उपेंद्र कुशवाहा से बात बन जाती है तो वो चले जाएंगे। नहीं तो फिर कोई ऐसा आदमी उतारेगा जो जो अपोजिशन से आने वाले कैंडिडेट का मुकाबला कर सके। पूरी तरह से निर्भर नहीं रहे, खाली अमित शाह पर ही निर्भर नहीं रहे कि अमित शाह दिल्ली में बैठ करके या पटना में बैठ करके चुनाव जितवाएंगे। जी। तो चलिए, देखिए, यह तो बात हो गई बीजेपी एनडीए खेमे की। अब चलते हैं महागठबंधन की ओर। तेजस्वी यादव कंफ्यूज हैं, लड़े न लड़े, स्वयं लड़े न लड़े। देखिए, अमरिंदरधारी सिंह और प्रेम गुप्ता दोनों का ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, पटना आ जा रहे हैं। देखिए, उम्मीदवार तो बनाना चाहती है महागठबंधन, महागठबंधन उम्मीदवार देगा, लेकिन किसे देगा और यदि देता है तो संभावनाएं क्या है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को सेट करना है, आरजेडी के विधायक भी ऐसे नहीं मानने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव, जो आप कह रहे हैं शेर की सवारी करने से डर रहे हैं, और कुछ तैयार है, एडी सिंह भी तैयार है, प्रेम गुप्ता भी तैयार है, लेकिन फलाफल क्या होगा? जो आपने महाराष्ट्र का समीकरण बताया, अमित शाह जिसके लिए जाने जाते हैं, फिर भी महागठबंधन की चर्चा। हाँ, देखिए, हम लोग उनकी चर्चा करते रहे पिछली बार, बहुत ही हम लोगों ने विस्तार से तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा की, और जी। तब भी हमारा निष्कर्ष ये था कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तब थोड़ी दिलचस्प होगी लड़ाई, बाकी किसी के आने पर कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी कोई जी। आएगा तो वो चुनाव जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। हम मतलब बहुत मुश्किल है, वो नामुमकिन तो जी। राजनीति में किसी चीज को नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर सिर्फ 3 वोट की कमी है। बिल्कुल। जो जो एनडीए का गठबंधन है उसमें 5 सीटें जीतने के लिए उसको 205 वोट की जरूरत है, और 202 उनके पास अपना है। और एक वोट अगर वो चाहे, बसपा का वोट ऐसा है कि वो हमेशा उपलब्ध है, बसपा का वोट भी, आईपी गुप्ता का वोट भी, वो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं होनी है 3 वोट का इंतजाम करना उनके लिए। और जी। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक है अभी, महागठबंधन जो है, बहुत कोहेसिवनेस नहीं है उनमें, उनमें बिल्कुल। टकराव है, उनमें विभाजन है। और हम लोगों ने चुनाव के समय ही देखा था कि कांग्रेस और आरजेडी के संबंध कितने बिगड़ गए थे। कांग्रेस जी। आरजेडी के कोई मतलब आपसी झगड़ा इतना बढ़ गया है, कोई संवाद नहीं है।
चुनाव हारने के बाद अगर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की कोई साझा बैठक हुई न समीक्षा करने के लिए, कोई साझा बैठक नहीं। नहीं आरजेडी ने अपनी नहीं बैठक कर ली, कांग्रेस की जी एक बैठक दिल्ली में राहुल गांधी ने कर ली। जब हार की समीक्षा साझा रूप से बैठ करके करते तब पता चलता ना कि आगे भी आप लोग साथ रहने वाले हैं। तो वहां बिखराव बिल्कुल बहुत, आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में संपर्क नहीं है, बिखराव बहुत है। और ऐसी स्थिति में एकजुट होकर के 41 के 41 लोग वोट डाल दें एक कैंडिडेट के लिए, ये बहुत ही मुश्किल है। हम नामुमकिन कह सकते हैं, यहाँ नामुमकिन शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 41 जी इतने बिखरे हुए गठबंधन के लोग एक साथ वोट करेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए भी जी पता नहीं कैसे, जब इतने होशियार लोग हैं, प्रेम गुप्ता भी और एडी सिंह भी कैसे तैयार हो रहे हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं वो लोग। एक चर्चा थी प्रेम गुप्ता के झारखंड जाने की। झारखंड में जून में 2 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव है जी हाँ, 2 सीटें खाली हो रही हैं और दोनों सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, क्योंकि उनके 56 बिल्कुल विधायक हैं, 56 विधायक हैं और 56 ही वोट चाहिए 2 सीट जीतने के लिए। और हम्म सरकार भी उनकी अपनी है, 56 विधायक भी हैं उनके। हालांकि वहां भी एक जटिलता ये है कि अगर बीजेपी किसी बड़े पैसे वाले को टिकट दे देती है तो बीजेपी में, देखिए, अगर अगर प्रेम गुप्ता झारखंड लड़ने जाते हैं तो उनको हम्म अपना सारा वोट इंतजाम करना होगा। जी वहां बिल्कुल वहां फ्री में कोई वोट नहीं मिलेगा। हम्म उनको कांग्रेस के 16 विधायक फ्री में नहीं मिलने जा रहे हैं। आरजेडी के भी बिल्कुल नहीं 4 जो है वो भी फ्री में नहीं मिलने जा रहे हैं। उनको कोई वोट जी फ्री में नहीं मिलेगा, जो भी लड़ने जाएगा उसको। दूसरी हम्म ओर बीजेपी को सारे वोट फ्री में है। बीजेपी के 21 वोट है, उसके लिए किसी को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हम्म कैंडिडेट देगी तो वो 21 वोट उसको मिलेंगे। लोजपा और जेडीयू और आजसू का वोट भी उसको मिल जाएगा, 24 वोट मिल जाएंगे, उसको 4 का इंतजाम करना होगा। तो लड़ाई वहां भी टफ हो जाएगी। लेकिन हमने सुना था कि प्रेम गुप्ता की चर्चा उधर हो रही है, वहां चले जाने की। जी वो फिर भी ज्यादा समझदारी की बात होगी। बिहार के मौजूदा समीकरण में अमरेंद्रधारी सिंह या प्रेम गुप्ता दोनों का लड़ना जोखिम वाला है और जीत के चांस न्यूनतम है। जीत के चांस, क्योंकि फिर इन लोगों के लिए, इन लोगों को वोट देकर के जिताने का ऑब्लिगेशन ओवैसी के लोगों पर नहीं रहेगा। अगर बिल्कुल कोई तेजस्वी यादव होते तो ओवैसी के लोगों का एक ऑब्लिगेशन होता कि भाई बड़ा सेकुलर चेहरा है और उसको अगर हम्म दिल्ली भेजना है तो हम लोग उनको वोट करें, उनका समर्थन करें। हम्म मुस्लिम कैंडिडेट होता तो ओवैसी के लोगों का ऑब्लिगेशन होता कि मुस्लिम कैंडिडेट है तो हम उसके लिए वोट करें। इनको वोट करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा। और फिर इनके वोट, फिर वो डिफाइनिंग मोमेंट जो हम कह रहे थे वो ये होगा कि 5वीं सीट पर पता चला कि इनके आरजेडी के वोट भी टूटे। आरजेडी के लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की और एक एक पार्टी वालों ने भी क्रॉस वोटिंग की। जी महागठबंधन के लिए सीट निकालना अगर तेजस्वी यादव नहीं लड़ते हैं तो लगभग नामुमकिन है। चलिए तो देखिए लगभग नामुमकिन है। अब बस कुछ घंटे ही शेष हैं या अधिक से अधिक कहें आज की रात उम्मीदवारों का ऐलान हो जाना है और सबसे बड़ा निर्णय देखा यह जाना है कि क्या निशांत कुमार या स्वयं नीतीश कुमार अपने बारे में कोई फैसला कर रहे हैं। महागठबंधन का उम्मीदवार यदि तेजस्वी यादव होते हैं तो लड़ाई रोचक होगी, बाकी तो ऐसे ही है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।